आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास। अर्थात जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सरकार ने किस प्रकार नियंत्रित किया और नियंत्रित करने के साथ साथ ये प्रयास किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी प्रकार व्यापार करे जिस प्रकार ब्रिटेन की सरकार चाहती थी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चूंकि वो एक निजी लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन था, इसलिए वो संगठन ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार से हमारे नियंत्रण में और हमारे अकॉर्डिंग चले। लेकिन ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा ऐसा भी वर्ग था जो ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार संसद के नियंत्रण में ही कार्य करना चाहिए। कार्य इसलिए करना चाहिए कि ऐसा ना हो कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पैसे वाली और इतनी अमीर हो जाए जिससे ब्रिटेन की सरकार को खतरा हो जाए और वो वहाँ के लोकतंत्र को या राजतंत्र को ही खत्म कर दे। इसलिए सामान्यतः आप इस क्रम में ये देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटेन की सरकार ने धीरे धीरे कंपनी को नियंत्रित करने के लिए भारत में बहुत सारी एक्टें पारित की। और उन एक्टों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि भारत में गवर्नर जनरल को या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित क्यों किया जाए कि मान लीजिए भारत में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं उनके द्वारा जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो संधियां की जा रही हैं, चाहे वो मराठाओं से हों, चाहे वो मैसूर से हों, चाहे अवध से हों, लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि वो वर्ग मान लीजिए प्राइवेट है या निजी है, लेकिन उससे जो प्रतिष्ठा खराब होती है वो किसकी होती है? प्रतिष्ठा खराब होती है ब्रिटेन की। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा नियम बनाया था। लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन उस समय भी सक्रिय है और वहाँ के नेता इस बात को जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ या ईस्ट के साथ व्यापार के लिए जो कारनामे कर रही है उससे किस देश की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, तो उससे ब्रिटेन की ही प्रतिष्ठा खराब हो रही है। इसलिए ब्रिटेन की सरकार में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद ब्रिटेन की सरकार पर ये दबाव डालते रहेंगे कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करिए, कंट्रोल करिए, क्योंकि कंट्रोल जब आप करेंगे तभी आपको ये हर प्रकार की खबर देंगे और हर अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको अवगत कराएंगे। इसी संबंध में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी एक्ट पारित की गई। उन एक्टों का जो क्रम रहा वो हम इसके दौरान पढ़ेंगे। इस क्लास के दौरान हम लोग क्या करेंगे, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुई थी उस रेगुलेटिंग एक्ट से अध्ययन करते हुए 1858 ईस्वी की एक्ट तक अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1858 ईस्वी में ब्रिटेन का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत में आ जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। अर्थात 1858 ईस्वी में क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगेगा। इसलिए इस क्लास के दौरान हम लोग 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई उस रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 में जो एक्ट आई उस तक अध्ययन करेंगे। तो क्लास में हमारा नाम क्या है? भारत में संवैधानिक विकास। इसको हम दो स्तरों पर पढ़ते हैं। एक जो पहला स्तर होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अर्थात कंपनी का शासन। इसको हम बोलते हैं पार्ट वन। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्राउन का शासन। ये क्या होता है? ये होता है पार्ट 2। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत कब से कब तक पढ़ते हैं? तो 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। और पार्ट 2 में हम कब से कब तक पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं 1859
61 ईस्वी से लेकर 1947 अर्थात भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो इस इन दो पार्टों में जो पहला पार्ट है उसका अध्ययन हम इस क्लास के दौरान पढ़ेंगे। इस क्लास के दौरान 1773 से लेकर 1858 तक ब्रिटेन की सरकार ने जितनी भी एक्ट पारित की, इन एक्टों का अध्ययन हम इस क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो पहली जो एक्ट थी वो कौन सी थी? तो वो थी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। मान लीजिए हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब है कि रेगुलेट करना, किसी को चलाना। इसको ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार लागू किया। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद ने, मान लीजिए संसद ये है संसद, और संसद में कौन लोग हैं? तो ये है ब्रिटेन के सांसद। ये मान लीजिए ब्रिटेन की संसद है। संसद के नीचे एक जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहाँ कर रही है? तो एक देश है जिसका नाम भारत है। ये भारत में व्यापार कर रही है। जब भारत में व्यापार कर रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे नियंत्रित हो रही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने वाला एक 24 लोगों का एक मंडल है जिसका नाम है COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे नियंत्रित हो रही है? तो वो 24 लोगों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये तय करता है कि भारत में व्यापार किस प्रकार होगा, किस राजा के साथ कौन सी संधि होगी, कब युद्ध होगा, वो कौन तय कर रहा है? वो भारत में रहने वाला गवर्नर या गवर्नर जनरल तय नहीं कर रहा है। ये आपकी भ्रांति है जो आप ये चाहते हैं कि आप ये जानते हैं कि भारत में जो गवर्नर जनरल है वही प्रमुख है, जबकि जो गवर्नर जनरल से भी ऊपर एक जो बड़ी संस्था है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की है। वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये तय करता है कि भारत में कौन सी नीतियां कब लागू होंगी। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहा है, उसकी सभी नीतियों का निर्धारित कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने कहा, इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन की संसद क्या कह रही है कि आज से वो सारे नियम बदल जाएंगे। अब भारत में अब भारत में जो भी जो भी फैसले लिए जाएंगे लिए जाएंगे उसके संबंध में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन की ब्रिटेन की सरकार को
अवगत कराएगी। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार कर रही थी, उस पर किसी भी प्रकार के ब्रिटेन की सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन सन 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देशित कर दिया कि भारत में कोई भी व्यापार से संबंधित या राजनीति से संबंधित कोई भी फैसला लिया जाएगा तो फैसला लिए जाने से पहले अब ब्रिटेन की संसद को अवगत कराएंगे। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह पहला राजनीतिक नियंत्रण था। अब दूसरा और क्या कहा गया इस फैक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बंगाल का बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा कर दिया जाएगा। अर्थात बंगाल में इस समय जो गवर्नर काम कर रहा था उसका नाम गवर्नर से हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का भारत का नहीं सॉरी बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना वॉरेन हेस्टिंग्स बना। इसलिए प्रश्न आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स क्यों था? क्योंकि 1773 ईस्वी में जब ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित की, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल का गवर्नर था। उसी समय उसका नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। और इस एक्ट में क्या कहा गया कि भारत में जो गवर्नर है उसके पास पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा। पूर्ण अधिकार किसके पास रहेगा? तो इसमें कहा गया कि गव, गवर्नर जनरल प्लस सा परिषद शब्द का उपयोग किया गया। सा परिषद। अभी तक तो भारत में जो गवर्नर था वही सारे राजनीतिक और व्यापारिक निर्णय ले रहा था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि आज से भारत में गवर्नर जो जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके साथ एक सा परिषद होगी और इस सा परिषद में 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, अर्थात टोटल 5 लोग। अब सा परिषद में जो 5 लोग होंगे और इसके फैसले कैसे लिए जाएंगे? तो फैसले लेने के लिए नियम बनाया गया कि अगर ये कोई फैसले लेंगे तो बहुमत के आधार पर लेंगे। अब जब बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा और इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया कि जो 5 लोग हैं और जो 4 विदेश से आएंगे, उन सभी लोगों का इन सभी लोगों का नाम इस एक्ट में लिख दिया गया। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट में उन 4 व्यक्तियों का नाम लिखकर भेजा गया कि ये व्यक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होंगे। इसलिए भारत में जो 2 से 3 लोग भारत में नए आए थे वो सभी वॉरेन हेस्टिंग्स के विरोधी थे और वो वॉरेन हेस्टिंग्स की उन नीतियों का विरोध करते आ रहे थे जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे भारत में ऐसे काम किए थे। जैसे उसने अवध के जो नवाब थे उनकी बेगमों से किस प्रकार धन वसूल किया था, किस प्रकार फैजाबाद की संधि की थी, बनारस की संधि की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह भी आरोप था कि किस प्रकार आपने रोहिल्ला युद्ध में भाग लिया था, उसके पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या उद्देश्य थे, उससे क्या लाभ हुआ है। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स की जो परिषद में सदस्य हैं वो सभी वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोध करेंगे और विरोध के कारण गवर्नर जनरल का जो कार्य करने की जो क्षमता होगी उस पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। उसके बाद इसी एक्ट में और क्या कहा गया कि जो 24 लोगों का जो संगठन है इसका भी समय निर्धारित कर दिया गया
कि ये लोग इतने समय तक चुने जाएंगे, इसके बाद इनका चुनाव जो है वो नियमित होता रहेगा। और इसी एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, भारत में कोलकाता में कोलकाता जिसको उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया बनाया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एलिजा एम्फे को बनाया गया एलिजा एम्फे को बनाया गया। अर्थात 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के कोलकाता शहर में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। और वो सुप्रीम कोर्ट भारत में अब जो डिसीजन देगा, उसके सारे डिसीजन उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था आधारित थी। क्योंकि इसी न्यायालय के माध्यम से भारत में एक बहुत प्रसिद्ध केस आएगा जिसका नाम होगा नंद कुमार। नंद कुमार कौन था? नंद कुमार बंगाल का एक साहूकार हुआ करता था, एक अमीर व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल का नवाब था उसकी बेगम से, अर्थात मुन्नी बेगम से कुछ घूस ली थी। और घूस लेने के बदले में ही उसने बंगाल में जो गवर्नर बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, उसके नवजात पुत्र को संरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए एक केस लास्ट में चला जाएगा और वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे आपसी में संयोग बनाकर, संगठन बनाकर नंद कुमार को फांसी दे देते हैं। नंद कुमार की फांसी जब भारत में हुई थी, उसके पीछे बहुत सारे तर्क थे, वो हम आगे की क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। इसलिए कोलकाता के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसलिए भारत में अब जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उसके संबंध में ब्रिटेन की सरकार अवगत हो रही है। अब इसी के बाद आप देखेंगे ये जो एक्ट है वो असफल क्यों हो जाएगा। इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण ये था कि ब्रिटेन की संसद ने एक बहुत बड़ा नियम तो बना दिया था, लेकिन इस नियम के पीछे उसने उस सूचना तंत्र को विकसित नहीं किया था जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन देती। इसलिए ये सूचना तंत्र के अभाव में ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि एक तो सपरिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल को बहुत सारी समस्याएं हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट में भी उसके क्षेत्राधिकार को लेकर बहुत सारे विवाद होते रहे। विवाद क्यों होते रहे? कि विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा उस समय कुछ न्यायालय थे जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाए थे, जिसमें सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत थे। और एलिजा एम्पे अपने पूरे जीवन भर ये प्रयास करता रहा कि किसी भी प्रकार से उसको सदर निजामत अदालत का न्यायाधीश बना दिया जाए। जब सदर निजामत का जो न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता था, उसी के सापेक्ष में जो नंदलाल का केस हुआ था वो इसी के संदर्भ में हुआ था। तो नंदलाल का केस क्या था उसको मैं बता देता हूँ। नंदलाल जो था वो बंगाल का या कोलकाता का एक ब्राह्मण था। और उसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर ये आरोप लगाए थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बंगाल के नवाब की जो बेगम थी उनको दत्तक पुत्र का अधिकार दिया था। तो ब्रिटेन की जो संसद है, अभी तक उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में जानकारी नहीं हुई थी। तो अब इस एक्ट में ब्रिटेन की संसद का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से हम ऐसा कोई तंत्र बना दें, एक ऐसा कोई सूचना तंत्र बना दें जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी कार्य करे उसकी जानकारी हमको मिलती रहे। इसलिए क्या किया गया, अब 2 बॉडी बन गई ब्रिटेन में। कौन कौन सी बॉडी बना गई? एक तो है, आप जान रहे हैं,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? ये क्या है? ये कंपनी का नियंत्रित नियंत्रण तंत्र, जिनकी संख्या कितनी है? तो 24 है। आप समझ पा रहे हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही है जो अभी तक ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहा था। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक नया तंत्र बना दिया जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे? तो इसमें होंगे ब्रिटेन की सरकार के लोग, सरकार के लोग, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में जो भी व्यापार करेगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निर्णय लेगा उन निर्णय से ऊपर भी एक संस्था बना दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अर्थात यहां हो गया ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन सरकार, और ब्रिटेन सरकार के नीचे हो गया कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे जो संस्था बची है वो बची है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब एक नया तंत्र बीच में लाया गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण करेगा किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी निर्णय लेगा तो वो कौन लेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब ये तय कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यदि कोई भी निर्णय लेता है तो उस निर्णय के बारे में आप ब्रिटेन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सूचित करेंगे, सूचित करेंगे। अब जब सूचित करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब कोई भी ब्रिटेन की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में होता क्या है कि अब उसको कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्यों को बताना पड़ता है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें कौन लोग हैं? तो उसमें ब्रिटेन की संसद के लोग हैं, ब्रिटेन की सरकार के लोग हैं। इसलिए अब ब्रिटेन की संसद को ये जानकारी मिलने लगी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन से कार्य कर रही है। अब इस स्तर पर तो ये ठीक है क्योंकि अब एक सूचना तंत्र बन चुका है। उस सूचना तंत्र के माध्यम से ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है अब वो पता कर ले रही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों और कौन से कार्य कर रही है और वो कार्य क्यों कर रही है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब ब्रिटेन की संसद में जो भी सरकार के लोग हैं, जो भी ब्रिटेन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको कम से कम ये तो जानकारी हो रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर भी तो रही है तो क्या कर रही है, उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, उसका आर्थिक उद्देश्य भी क्या है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब ऐसी एक्ट बनाई गई तो भारत में जो गवर्नर जनरल है अब वो कोई भी कार्य करेगा और यदि वो ऐसा कोई खराब कार्य करता है तो ब्रिटेन की संसद में बिल लाते थे क्योंकि अब पता लग जाता था कि वहां पर क्या हुआ है। बिल लाने के बाद उसकी बहुत सारी टिप्पणियां की जाती थी और उसके खिलाफ कई प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जाते थे। एक तो स्तर ये हो गया। वहीं दूसरे स्तर पर आपको मैं बताया था इसके पिछले एक्ट में कि दूसरी समस्या जो थी वो ये थी कि भारत में गवर्नर जनरल अपने सब परिषद के माध्यम से सही से कार्य नहीं कर पा रहा था। इसलिए गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की सब परिषद में सब परिषद में अब केवल 4 सदस्य रहेंगे। मतलब ये पूरे 5 थे तो इसके बाद मान लीजिए 3 सदस्य और प्लस एक गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। इसके पहले जो 5 लोगों की संस्था थी उसको 4 कर दिया गया और इसमें गवर्नर जनरल को के राइट्स को बढ़ा दिया गया और गवर्नरों के
अधिकार पर गवर्नर जनरलों को वरीयता दे दी गई। इसलिए आप समझ पाए कि गवर्नर जनरल के राइट्स को बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था बना दी गई। क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? तो वो एक्ट थी पिट्स की इंडिया एक्ट। इसके बाद आप देखेंगे अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में एक अच्छा और बड़ा तंत्र बना दिया गया है और उस तंत्र के द्वारा अब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को पर्याप्त नियंत्रित किया जा रहा है। अब आप देखिएगा कि समय आ चुका था 1793 एक्ट। 1793 वो दौर था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार का जो पत्र मिला था वो समाप्त होने वाला था और ब्रिटेन में अधिकांश लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है उसका एकाधिकार समाप्त किया जाए। ये मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटेन की सरकार का विरोध भी होता था और कई बार जब विरोध हुआ था तो ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी से कई बार कहा था कि इतने लाख पाउंड आप ब्रिटेन की सरकार को देंगे। यहाँ तक कि पैसा और धन इतना हो चुका था कि ब्रिटेन की सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार घूस देनी पड़ती थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अमीर लोग वहाँ सरकार में भी शामिल थे। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो संसद में रहकर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों का संरक्षण करते थे। इसलिए जब इसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने लगा और ब्रिटेन में कई बार मांग बढ़ने लगी कि आप व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करिए। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह है कि एकमात्र ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी होगी जो ईस्ट के साथ व्यापार करती रहेगी। लेकिन जब 1793 में ये कई बार प्रेशर पड़ने लगा, इसलिए भारत में कुछ नए सुधार होंगे जिसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद ये नियंत्रित करेगी कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार इतने दिन तक होगा। इसलिए अब जो एक्ट आएंगे उनको भारत में चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाएगा। चार्टर एक्ट के नाम से और ये कितने एक्ट होंगे? तो ये एक्ट होंगे 4 एक्ट। 4 में एक तो हो गया 1793 का, दूसरा हो जाएगा 1813 का, एक हो जाएगा 1833 का और एक हो जाएगा 1853 का। अर्थात हर 20 वर्षों में एक चार्टर एक्ट आएगा। आप समझिए कि अब 1793 के बाद जो भी एक्ट आएंगे उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाएगा और वो हर 20 वर्ष में आएंगे। तो एक 93 में आएगा तो 13, 33 और क्या बोलते हैं 53। इसलिए इस एक्ट में क्या किया गया, इसके जो प्रमुख प्रावधान हुए, तो इसका हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया बढ़ा दिया गया। अर्थात संसद ने अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण किया और उसके व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन संसद पर प्रेशर पड़ता रहा। प्रेशर क्यों पड़ रहा था? क्योंकि भारत से जो व्यापार हो रहा था उस व्यापार से जो लाभ हो रहा था वो हर ब्रिटेन का सदस्य चाहता था कि मैं भी व्यापार कर सकूं। इसलिए फिर एक 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया। 1813 में जब एक्ट आया तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां ब्रिटेन में बदल रही थीं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टो ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी थी उससे ब्रिटेन का जो व्यापार था वो व्यापार बहुत संकीर्ण स्थिति में हो गया था और उससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान हो रहा था। नुकसान होने के बाद ब्रिटेन के जो व्यापारिक और पूंजीपति वर्ग था
वो ब्रिटेन की संसद पर हमेशा ये प्रभाव डाल रहा था, हमेशा इस बात का प्रेशर डाल रहा था कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट के साथ व्यापार का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दीजिए। समाप्त करना ब्रिटेन की संसद के द्वारा ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए जन कल्याण का काम होगा, क्योंकि हम भी ईस्ट के साथ व्यापार कर सकेंगे। इसलिए 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ये 1813 की एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 1813 ईस्वी के बाद भारत का जो शोषण होगा, भारत के व्यापार का जो शोषण होगा और भारत से धन का निष्कासन होगा, वो अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो भारत को लूट रही थी। लेकिन 1813 ईस्वी में जैसे ही व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ, ब्रिटेन के सभी पूंजीपति वर्ग भारत आने लगे और व्यापार का एक ऐसा स्तर पहुंचा जहां भारत का शोषण चरम स्तर पर पहुंच गया और भारत का जो शिल्पकार और दूसरा जो मजदूर वर्ग था, वो सब वर्ग बेहद परेशान हो गया और भारत में अकाल तक की स्थिति विद्यमान हो गई। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन चाय और चीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद में बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया था, बहुत ज़्यादा घूस दे दी थी। इसलिए भारत में यदि अभी भी चाय पर कोई एकमात्र कंपनी का अधिकार होगा, चाय को खरीदने का, बेचने का, उसकी खेती करने का, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। अगर चाइना से, चीन से कोई व्यापार कर पाएगी कोई कंपनी, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी। और 1813 की एक्ट क्यों एक महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि इस एक्ट के बाद भारत में ईसाई धर्म प्रचार धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। 1813 की ऐसी एक्ट थी जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात का निर्देश दिया था कि आप भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए भारत में अब पादरी वर्ग ज़्यादा आवागमन हो जाएगा और वो वर्ग ज़्यादा भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करेगा। और भारत में धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा था, वो 1813 के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1813 की एक्ट में ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उसने धर्म को एक मुद्दा बनाया था, लेकिन धर्म को एकमात्र मुद्दा नहीं बनाया गया था। क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में व्यापार करने आए तो उस समय उन लोगों ने पुर्तगालियों को रिप्लेस किया था। और चूंकि पुर्तगाली भी ईसाई थे, लेकिन ईसाई धर्म में दो वर्ग होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक। जो कैथोलिक था, वो कैथोलिक जो संप्रदाय होता था, वो अत्यधिक रूढ़िवादी था और उस रूढ़िवादिता को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया था पुर्तगालियों ने। इसलिए पुर्तगाली अगर भारत में फैल हुए तो उसका एक रीज़न जो था, वो धर्म के प्रति उनकी आक्रामक भावना थी। और पुर्तगालियों ने बंगाल के क्षेत्र में धर्मांतरण बहुत तेजी से कराया था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धर्म को एक प्रमुख मुद्दा नहीं बनाया था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे और धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट जो था, वो एक नया वर्ग, एक सुधारवादी वर्ग के रूप में जन्म लिया था। लेकिन 1813 एक्ट के बाद ये प्रचार करने की अनुमति दे दी गई और 1813 एक्ट में ही ये कहा गया कि कंपनी भारत में कंपनी भारत में
भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी। 1 लाख रुपए खर्चा करेगी। सोचिए कि 1813 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने निर्देशित किया 1813 की एक्ट में कि अब कंपनी भारत में 1 लाख रुपया पर ईयर भारतीय लोगों पर व्यापार के लिए, भारतीय लोगों की शिक्षा पर खर्च करेगी। लेकिन अब यहाँ 1813 की एक्ट के बाद भारत में एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि उसमें हम पाश्चात्य शिक्षा को दें, अर्थात वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लागू करें, या भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही थी उसको लागू किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि भारत में जो शिक्षा दी जाए उसका जो विषय रहे वो पाश्चात्य रहे, अर्थात वेस्टर्न के रहें या भारतीय के रहें। और मुद्दा बन गया लैंग्वेज को लेकर भी, भाषा को लेकर कि भारत में भारतीय लोगों को जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी में दी जाए या भारत के स्थानीय स्तर पर जो भाषाएं हैं उनको उनको उन भाषाओं में शिक्षा दी जाए। इसलिए 1813 में जो प्राच्य और पाश्चात्य का विचार, जो डिस्प्यूट रहेगा वो चरम पर पहुंच जाएगा। और 1823 में भी एक परिषद बनेगी, उससे भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अंततः सॉल्यूशन ये 1833 के एक्ट में हो पाएगा, जब भारत में लॉर्ड मैकाले आएगा। और लॉर्ड मैकाले ही भारत में आकर एक नई शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू करेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए ये व्यवस्था कितने हुई, 1813 एक्ट में हुई। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन राजस्व वसूली का राजस्व वसूली का अधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। इसलिए 1813 की एक्ट में ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अब हम बढ़ते हैं धीरे से 1833 की एक्ट की ओर। 1833 की एक्ट, 1833 की एक्ट, 1833 की एक्ट में क्या है, इसके जो मुख्य प्रावधान हैं, अब क्या किया गया, कंपनी का पूर्ण रूपेण व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1813 में जो एक्ट आई थी, व्यापारिक अधिकार तो उसमें ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो चाइना और चाय पर जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी इस बार खत्म कर दिया गया। अर्थात भारत में अब पूर्ण रूपेण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। उसके बाद इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। आपको मैं बताया हूं कि 1773 की एक्ट में, रेगुलेशन एक्ट में, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और इसी के अनुसार भारत में विलियम विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, पहला गवर्नर जनरल बना। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था,
शायद 2023 या 24 में, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, तो वो था विलियम बेंटिंक। पूछा यह गया था कि किस एक्ट में था, तो वो एक्ट थी 1833 की एक्ट के बाद भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इसको संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत के लिए, जहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होगा, संपूर्ण भारत के लिए लिए विधि बनाने का अधिकार हो गया था। विधि बनाने का अधिकार हो गया था। अब गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा वो संपूर्ण भारत में लागू होगा, और बंगाल और जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंटी थी उन पर बहुत ज़्यादा वरीयता दे दी गई थी। और क्या कहा गया इस एक्ट में, गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के परिषद में एक अतिरिक्त विधि वेत्ता की नियुक्ति की गई। अर्थात गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, वो अभी परिषद कितने लोगों की थी, तो टोटल 4 थे, एक गवर्नर जनरल, 3 अन्य लोग। अब परिषद में एक और अतिरिक्त व्यक्ति जोड़ दिया गया, और जिस जो था विधि वेत्ता। और विधि वेत्ता के बाद यही जो विधि का लिए अधिकारी नियुक्त किया गया था, इसी में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त की गई थी। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इसी एक्ट में भारत में विधि आयोग, विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान था। और ये जो विधि आयोग बना था, इसका जो प्रभारी था या जो इसका मुख्य अधिकारी था, वो कौन था, तो वो लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में आकर पहले विधि आयोग के अनुसार भारत में विधियों का जो संहिताबद्ध था, उन विधियों को संहिताबद्ध किया, तथा भारत में ब्रिटिश के भारत में इंग्लिश भाषा को वरीयता दी। वो कैसे दी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसी में क्या कहा गया, 1833 के एक्ट के द्वारा ही भारत में ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार सिविल सेवा में, सिविल सेवा ऑब्लिक किसी भी सेवा, किसी भी सरकारी सेवा के लिए, सेवा के लिए लेके के लिए रंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी, नहीं करेगी। अर्थात अभी तक जो सिविल सेवाएं चलती थी या ब्रिटेन के जो बड़े बड़े पद होते थे, वो सामान्यतः विदेशी लोगों को या गोरे लोगों को ही दिए जाते थे। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने कहा कि 1833 के एक्ट पे कह रही है ब्रिटेन की सरकार कि भारत में अब जो भी पद होंगे, उन पदों में हम किसी भी प्रकार की, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, उसमें हम भारतीय लोगों को भी कंट्रीब्यूशन देंगे। अब इसी में आप देखिएगा लॉर्ड मैकाले का महत्व देखिएगा। जो मैकाले भारत में आया, मैकाले जब भारत में आया, तो मैकाले ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उसने एक तो क्या किया, विधि का संहिताबद्धकरण, बद्धकरण, और दूसरा
भाषा विवाद भाषा विवाद की समाप्ति समाप्ति अंग्रेजी भाषा को वरीयता और उधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लागू निस्यंदन का सिद्धांत निस्यंदन सिद्धांत लागू अर्थात मैकाले ने भारत में भाषा के संबंध में जो विवाद चल रहा था, जो 1813 के एक्ट में ही उत्पन्न हुआ था, कि जब ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा था कि आज से कंपनी भारत में जो भी व्यापार करेगी उसके अलावा 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। लेकिन ये पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था। खर्चा क्यों नहीं हो पा रहा था? कि भारत में एक प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया था, और विवाद के 2 आयाम थे। एक आयाम ये था कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी उसकी भाषा क्या होगी। उसकी भाषा भारत में मातृभाषाएं होंगी, या जो लोकल या स्थानीय स्तर पर जो भाषाएं चल रही हैं उन भाषाओं को वरीयता दी जाएगी, या इंग्लिश भाषा को वरीयता दी जाएगी। और ये विवाद चलता रहा था। उसके बाद 1833 ईस्वी में जब लॉर्ड मैकाले भारत में नियुक्त किया गया, तो लॉर्ड मैकाले ने अंततः ये निर्णय लिया कि भारत में जो भाषा रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। और भारत में जो हायर एजुकेशन होगी उसका जो विषय विषय रहेंगे वो कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे इंग्लिश, या पाश्चात्य के जो विषय हैं उन विषयों को वरीयता दी जाएगी। और इसने लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लागू किया था। इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि यदि हम भारत में एक सबसे बड़े वर्ग को शिक्षित कर देंगे, तो वो बड़ा वर्ग जो है वो अपने नीचे वालों को शिक्षित कर देगा, उसके बाद अपने नीचे वालों को शिक्षित कर दिया जाएगा। अर्थात एक पूरी श्रृंखला के रूप में हम सभी को शिक्षित कर पाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत एकदम फेल हो गया था, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था कि यदि हम संसार में किसी भी वर्ग को शिक्षित कर दे और वो वर्ग अपने नीचे वालों को शिक्षित कर दे, उसके बाद नीचे वालों को शिक्षित कर दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था। लॉर्ड मैकाले का ये निर्णय एकदम फेल हो गया था। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे 1853 की एक्ट। 1853 की एक्ट में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1853 की एक्ट में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस निर्णय में ये कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर के लिए एक अलग से पद आएगा, और उसमें बंगाल के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए अलग से नियुक्ति की गई थी। इसलिए इस टॉपिक में आपने ये सारे डायमेंशन देखे। थैंक यू।